अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप तमाम हजरात खैरियत से होंगे। आप मेरा यूट्यूब चैनल पे लेक्चर सुन रहे हैं जो कि मैनेजर्स के लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए, सप्लाई चेन एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी मैंने आपसे जिक्र किया था, कल मैंने मैनेजमेंट का एक टॉपिक डिस्कस किया था। आज हम मैनेजमेंट का दूसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम है मैनेजिंग इन ए ग्लोबल एनवायरनमेंट। ठीक है जी, ये चैप्टर नंबर 2 है हमारा मैनेजमेंट का। इस टॉपिक में हमने ऑब्जेक्टिव्स क्या अचीव करने हैं आज ना। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो हम अचीव करेंगे वो है एक्सप्लेन व्हाई कंपनीज एक्सपैंड ऑपरेशन अब्रॉड एंड स्ट्रेटजीज फॉर एक्सपेंशन। जो कंपनी है वो इंटरनेशनल क्यों जाती हैं और उसके लिए स्ट्रेटजीज क्या डिज़ाइन करती हैं। फिर हम करेंगे जी गिव एग्जांपल्स ऑफ द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस ए मैनेजर्स डिसीजन टू एक्सपैंड अब्रॉड। उसके बाद हम एग्जांपल्स फैक्टर देखेंगे जो किसी मैनेजर को इन्फ्लुएंस करती हैं बाहर इंटरनेशनल जाने के लिए, बिजनेस के लिए। एक्सप्लेन हाउ गोइंग ग्लोबल अफेक्ट द बिजनेस टीम। जब हम बाहर जाते हैं इंटरनेशनली बिजनेस के लिए, वो टीम्स पे उसके क्या असरात होते हैं, इंशाल्लाह वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। डिस्कस हाउ डूइंग बिजनेस इंटरनेशनली अफेक्ट्स मैनेजर। जब हम बिजनेस इंटरनेशनल करते हैं तो वो बिजनेस के क्या असरात आते हैं किसी भी मैनेजर्स के लिए, उसको भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करने की और कवर करने की आज कोशिश करेंगे। अब है जी पहला सवाल है हाउ कंपनीज गो अब्रॉड। ठीक है जी, इसमें है जी पहला पॉइंट है एक्सपोर्टिंग सेलिंग गुड्स थ्रू फॉरेन सेल्स एंड एजेंट्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। एक्सपोर्टिंग रेफर्स टू सेलिंग द कस्टमर्स अब्रॉड ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब इसके दो तरीके होते हैं, या तो कंपनी डायरेक्टली एक्सपोर्ट करती है या फिर अपना वहां पर कोई एजेंट हायर करती है। जो फॉरेन सेल करता है उसका एजेंट होता है, डिस्ट्रीब्यूटर होता है, उसके साथ स्ट्रेटेजिक अलायंस होता है उसका, और वो उसके बिहाफ पे सेलिंग करता है। इसी में दूसरा पॉइंट है लाइसेंसिंग। अ सिचुएशन वेयर ए फर्म ग्रांट्स ए फॉरेन फर्म द राइट टू यूज इंटेंजिबल और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सच एज पेटेंट्स। अब लाइसेंसिंग में उसको कुछ राइट्स मिल जाते हैं। ठीक है, लाइसेंसिंग रेफर्स टू एन अरेंजमेंट वेयर लाइसेंसिंग ग्रांट ए लाइसेंस टू राइट टू यूज intellectual property such as patents, copyrights, manufacturing processes or trade names for a specific period of time for royalties। अब इसमें देखें 3-4 चीजों का जिक्र है। अच्छा, कल भी एक मुझे फीडबैक मिला है। मैं ये जो लेक्चर्स बना रहा हूँ ये ग्रेजुएट्स के लिए और अंडर ग्रेजुएट्स के लिए बना रहा हूँ और एमफिल और पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए, ताकि उससे मुस्तफीद हों। कल मुझे फीडबैक मिला कि जी कई लोगों को बेसिक्स टर्मिनोलॉजी का नहीं पता, तो काइंडली उस पर भी जिक्र करें। तो अभी है कि इंशाल्लाह हम उस पर छोटे छोटे शॉर्ट क्लिप्स भी बनाएंगे। अगर किसी को बेसिक्स टर्मिनोलॉजी समझने में कोई दिक्कत होती है तो इंशाल्लाह उसमें हम लेके चलेंगे उन चीज़ों को भी, और आपके साथ हम इंशाल्लाह वो वक्तन फ़वक्तन शेयर करते रहेंगे। तो मैं यही एज्यूम करता हूँ कि जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है वो सबको पता है। अब उसमें हम उसको राइट दे देते हैं कि वो ये चीज़ों को देखिए। लाइसेंसिंग में और फ्रेंचाइजिंग में क्या होता है, फ्रेंचाइजिंग रेफर्स टू एन अरेंजमेंट वेयर ए लाइसेंसर ग्रांट्स ए लाइसेंसी द राइट टू यूज इंटेंजिबल प्रॉपर्टी सच एज patents, copyrights, manufacturing process or trade name for a specified period of time for royalties। ये हमने लाइसेंसिंग की बात की। अब फ्रेंचाइजिंग में क्या होता है, franchising is the granting of a right by a parent company to another company to do business in a manner prescribed by the parent company। ठीक है, इसमें हम मैकडोनल्ड्स की मिसाल देते हैं, उसमें हम मैकडोनल्ड की मिसाल देते हैं और दूसरी हम मिसाल देते हैं, अल्लाह भला करे, ये टेलीनॉर की। ठीक, टेलीनॉर ने काफ़ी फ्रेंचाइजेज दी थी और फिर जो भी फ्रेंचाइजेज आगे जाती हैं, जिस तरह यूफोन है, मोबिलिंक है, आपने इनकी देखी, इनके एक पैटर्न सेट होता है। अब किसी भी फ्रेंचाइज पे जाएं तो आपको यूँ लगता है जिस तरह एक ही किस्म के आप एनवायरनमेंट में आ रहे हैं। और मैकडोनल्ड हो गया, KFC हो गया, इनके एनवायरनमेंट में जाएं क्योंकि वो सारे SOPs फॉलो कर रहे होते हैं जो उनकी पेरेंट कंपनी उनको बता रही होती है। तो ये सारी चीजें हैं। अच्छा जी, अब इसमें क्या, वाई कंपनीज गो अब्रॉड। ठीक है जी, उसमें सबसे पहले हम उसका एक फैक्टर होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ऑपरेशन इज वन ऑफ कंट्री कंट्रोल्ड बाय एंटिटीज इन ए फॉरेन कंट्री। ठीक है,
अब वो कंट्री तो बाहर है, लेकिन उसमें होता यह है कि वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज द कंट्रोलिंग एंड ऑपरेशन इन वन कंट्री बाय एन एंटिटी फ्रॉम द फॉरेन कंपनी। वो जो कंट्री है ना, वो अपने मुल्क में रहते हुए दूसरे मुल्क को कंट्रोल कर रही होती है। आप समझिए बस एक उसी समझिए वही कंपनी होती है, लेकिन वो दूसरी कंट्री में एग्जिस्ट कर रही होती है, और एसओपी, उसके प्रोसीजर, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन जो आपकी पेरेंट कंपनी होती है उसके मुताबिक 100% चल रहे होते हैं। अब ज्वाइंट वेंचर क्या है जी? ज्वाइंट वेंचर इज ए पार्टिसिपेशन ऑफ 2 और मोर कंपनीज वेयर कंट्रीब्यूशन एंड रिस्क आर शेयर। इसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में तो रिस्क शेयरिंग बिल्कुल जीरो होती है, लेकिन जो ज्वाइंट वेंचर है उसमें आपका अगर कोई पार्टनर है या जीवी में है, कोई बंदा आ रहा है, तो आपके रिस्क शेयरिंग में भी उसकी इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी। अब ज्वाइंट वेंचर एंड स्ट्रेटेजिक अलायंसेस में क्या होता है? स्ट्रेटेजिक अलायंसेस आर कोऑपरेटिव अरेंजमेंट्स बिटवीन competitors, actual or potential. A joint venture is where a new entity is created by the contribution of assets of 2 or more companies in which each company owns some of the entity and share in the risk. अब देखें कितना जबरदस्त बात है। अब ज्वाइंट वेंचर नॉर्मल कंपेटिटर्स के साथ भी हो सकता है, क्योंकि आपने उसकी मोनोपोली को खत्म करना होता है और उसके साथ आपने एक जेवी बना के, और कंपेटिटर को भी फायदा होता है क्योंकि जो इंटरनेशनल कंपनी आ रही होती है उसका अपना एक्सपोजर होता है, उसका अपना तजर्बा होता है, वो उससे भी लर्निंग हासिल करना चाह रहे होते हैं, और वो भी इंटरनेशनली अपने आप को रिकग्नाइज करवा रहे होते हैं। तो इसमें दोनों का म्यूचुअल एक बेनिफिट और इंटरेस्ट होता है। फिर है जी होली ओन्ड सब्सिडरी, अ फर्म दैट इज 100% ओन्ड बाय अ फॉरेन फर्म। ठीक है, अब उसमें क्या होता है जी? A wholly owned subsidiary is where a firm has 100% ownership of a facility in foreign location. वो 100% उसी के हिसाब से होता है और वो उसको देख के चल रहा होता है, क्योंकि जो वो ना होता वही कंपनी है जो यहाँ पर, जिस तरह एमएनसीज हैं, एमएनसीज की डिफरेंट ब्रांचेज होती हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, और उनको लोग उसी तरह ही देख रहे होते हैं। उनकी वारंटी के जो क्लेम्स हैं या दूसरी चीज़ें हैं जो एसओपीज इंटरनेशनली लोग देख रहे होते हैं, वो किसी भी दूसरी कंट्री में एज इट इज डिटो कॉपी उसी को रूल्स एंड रेगुलेशन और लॉज वैसे ही इंप्लीमेंट हो रहे होते हैं। फिर क्या है जी? उसके बाद हम करेंगे अच्छा द लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। अच्छा, लैंग्वेज बैरियर बहुत आता है इसमें। जो हम इंटरनेशनल मैनेजर्स हायर करते हैं नॉर्मली, या तो हम ऐसा बंदा देखते हैं कि जो एक, आपको पता है इंग्लिश इज यूनिवर्सल लैंग्वेज, उसमें हम कोशिश करते हैं कोई ऐसा बंदा उधर प्लांट करें फॉरेन बिजनेस के लिए जिसकी इंग्लिश पे कमांड अच्छी हो और वो अच्छे तरीके से चीज़ों को हैंडल कर ले। और कई कंट्रीज में अगर इंग्लिश नहीं समझी जा रही तो फिर हम कोशिश करते हैं वहाँ का ही कोई लोकल बंदा हो जो लोकल लैंग्वेज को समझता हो और आसानी से अपने मामलात को और चीज़ों को लेकर चले, ताकि उसको कम से कम हर्डल्स आएँ। फिर है जी द इंटरनेशनल मैनेजर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के साथ उसने क्या करना है। अब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में क्या होता है जी? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में the economic environment deals with the economic system, level of इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एक्सचेंज रेट इन द वेरियस कंट्री। आपने उसका एक्सचेंज रेट को भी देखना है, उसका डेवलपमेंट को भी देखना है, उस कंट्री में उसका लेवल ऑफ डेवलपमेंट क्या है, इकोनॉमी ग्रो कर रही है या ग्रो नहीं कर रही, फिर आपने डिसीजन लेना है कि आपने उधर जाना है। उसके बाद फ्री ट्रेड मीन्स दैट ऑल ट्रेड बैरियर्स आर रिमूव्ड अमंग पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज। और कोशिश ये होती है कि उसमें से जो भी दो कंट्री आपस में पार्टिसिपेट कर रही हैं इंटरनेशनल बिजनेस के लिए, उसमें जो फॉरेन ट्रेड के बैरियर्स हैं वो कम से कम हो। कस्टम्स यूनियन इज वेयर मेंबर कंट्रीज डिसमेंटल ट्रेड बैरियर अमंग देमसेल्व्स एंड एस्टैब्लिश ए कॉमन ट्रेड पॉलिसी फॉर नॉन मेंबर्स। उसमें आप नॉन मेंबर्स के लिए ऐसी जबरदस्त पॉलिसीज करते हैं ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट की जिस तरह बाहर बात हुई है वो अट्रैक्ट हो। उसके बाद कॉमन मार्केट इज वेयर नॉन बैरियर एग्जिस्ट फॉर ट्रेडिंग प्रोडक्ट, सर्विसेज, लेबर, कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी अमंग मेंबर्स एंड ए कॉमन एक्सटर्नल ट्रेड पॉलिसी इज इनफोर्स। और उसमें देखें जिस कंट्री में जाते हैं, हर कंट्री में कुछ में इंफ्रास्ट्रक्चर सस्ता पड़ता है, कुछ में आपको यूटिलिटीज कॉस्ट सस्ती पड़ती हैं, और कुछ में आपको एक्सचेंज रेट का एडवांटेज मिलता है। इन सारी चीजों को देखते हुए आपने डिसीजन करना होता है कि आपने किस कंट्री में जाना है। इसमें फिर आगे कुछ मिसालें हैं, वो क्योंकि मैं स्लाइड्स पे नहीं दे रहा था इसलिए यहाँ से पढ़ के बता रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। द यूरोपियन यूनियन EU कहते हैं इज ए कॉमन मार्केट एंड दैट इंक्लूड्स, अब इसमें कौन कौन सी कंट्रीज हैं? फ्रांस, जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड्स
लैक्सेमबर्ग, ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड, डेनमार्क, ग्रीस, स्पेन, पुर्तगाल, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड एंड स्वीडन। अब ईयू है, जो ईयू के प्लेटफॉर्म पे जो लोग आते हैं तो ये म्यूचुअल बेनिफिट के साथ वो पॉलिसीज को डिजाइन करते हैं ताकि इस कंपनी में ट्रेड आसानी से एक दूसरे के साथ हो सके। उसके बाद एक है आसियान जिसे कहते हैं, इसका एब्रीविएशन है आसियान, द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। अब इसमें कौन कौन सी कंट्रीज हैं? विच इंक्लूड्स ब्रुनाई, इंडोनेशिया, फिलीपाइंस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। दे हैज टू बी अटेम्प्टिंग टू लिबरलाइज ट्रेड एंड रिड्यूस टैरिफ्स विद लिमिटेड एक्सेस। ये टैरिफ्स को कंट्रोल करते हैं ताकि मैक्सिमम लोग इंटरनेशनल ट्रेड से फायदा उठा सकते हैं। इसके बाद एक है एपेक, इसको कहते हैं द एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, विच इंक्लूड्स 18 स्पेसिफिक रिम स्टेट्स इन एम और एट फैसिलिटेटिंग फ्री ट्रेड विद द रीजन। द नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड, एक नाफ्टा भी है इसमें, द नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विच इंक्लूड्स कनाडा, मैक्सिको एंड द यूनाइटेड स्टेट्स इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्री मार्केट। अब देखिए कई जगह पे फ्री मार्केट का कॉन्सेप्ट आ रहा है। इससे फायदा क्या होता है कि लोग ग्लोबलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं और आपस में एक दूसरे की एक्सपर्टीज से फायदा उठा रहे हैं। हर कंट्री की कोई ना कोई स्पेशलिटीज होती हैं जिसका दूसरी कंट्रीज उससे फायदा उठाती हैं। आप फर्ज करें, मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ, चाइना में लेबर बहुत ज्यादा है, वहाँ बहुत बड़ा मुल्क है, उधर लेबर कॉस्ट आपको सस्ती पड़ती है उनकी जो है। इसी तरह दुबई है, फ्री ट्रेड जोन्स बने हुए हैं, वहाँ पर आप जाकर अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, आपको बड़ा रिलीफ है। पाकिस्तान में भी कुछ फ्री ट्रेड जोन है जिस तरह बने हुए हैं, जिसमें शुरू में 5 साल के लिए उधर सारे टैक्सेस वगैरह माफ कर देते हैं ताकि मैन्युफैक्चरर को फैसिलिटेट किया जा सके। तो ये सारी चीजें देखते हुए ना आपने चीजों को अपना मैनेज करना है और अपने बिजनेस को लेकर चलना है। फिर है जी, इसमें देखें वो सारी चीजें मैंने इसका जिक्र कर दिया। फिर नेक्स्ट है द पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट। डिफरेंट लीगल एंड पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट एग्जिस्ट इन अदर कंट्रीज विच रिस्पेक्ट टू कंडक्टिंग बिजनेस। हर कंट्री की पॉलिटिकल सिचुएशन डिफरेंट होती है। किसी कंट्री में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, वहां पर इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस हायर साइड पे होता है, और किसी जगह पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लेस साइड पे होती है तो वहां पर कॉन्फिडेंस शेक करता है, और वहां पर नॉर्मली जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, वो जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो जाने से कतराता है। ट्रेड बैरियर्स आर गवर्नमेंट इन्फ्लुएंसेस एम्ड एट रिड्यूसिंग द कंपेटिटिवनेस ऑफ इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। और टैरिफ्स भी, टैरिफ स्ट्रक्चर जितना टाइट होगा उसमें जितनी रिलैक्सेशन होगी आपका फॉरेन इन्वेस्टर इंटरेक्ट होगा और वो आएगा। Tariffs, the most common type of trade barrier are governmental taxes levied on international goods. The exporting country collect export tariffs. The importing country collects import tariffs. अब जो एक्सपोर्ट कर रहा है वो एक्सपोर्ट टैरिफ लेगा, जो इंपोर्ट कर रहा है इंपोर्ट टैरिफ लेगा। डेफिनेटली दोनों कंपनीज को वाइस वर्सा फायदा हो रहा है टैक्स कलेक्शन में, और उसमें उनको एक इकोनॉमी के लिए उनकी जीडीपी इसके साथ लिंक होती है जो आपको जीडीपी इंक्रीज करने में मदद देती है। अच्छा जी, उसके बाद एंड ट्रांजिट टैरिफ्स आर कलेक्टेड बाय द कंट्रीज थ्रू विच गुड पास। अब ट्रांजिट टैरिफ भी होता है। अब जिस तरह पाकिस्तान के पास ट्रांजिट टैरिफ में आते हैं जो अफगानिस्तान चीजें जा रही हैं, ठीक है, वो सारा ट्रांजिट टैरिफ पाकिस्तान को मिलता है। इसी तरह इंडिया जो चीज पाकिस्तान के साथ जितने भी बॉर्डर्स हैं, जो मेन कंट्रीज हैं, जिस तरह इंडिया है, ईरान है, अफगानिस्तान है, चाइना है, अब पाकिस्तान से जो भी चीजें रूट होके जाएंगी उसके टैरिफ का फायदा पाकिस्तान को पहुंचेगा। सब्सिडीज आर डायरेक्ट पेमेंट्स टू डोमेस्टिक प्रोड्यूसर। उसके बाद सब्सिडीज भी दी जाती हैं जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को इंकरेज करने के लिए कि ताकि वो ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करे। Quotas are legal restriction placed in on the import of particular goods. कोटास भी दिए जाते हैं ताकि वो एक लिमिट के अंदर चीजों को एक्सपोर्ट करे, ताकि ये ना हो कि उस चीज की अपने मुल्क में कमी वाक़ हो जाए। स्पेशली जिस तरह अभी चीनी का बहरान हुआ है और आटे का बहरान हुआ है, उसमें मैं ज्यादा डिस्कशन में नहीं जाऊंगा, आप सबको पता है क्या हुआ है। These are political risks associated with doing business abroad. ये सारी चीजें हैं जिनको आपने मद्देनजर रखना होता है क्योंकि उसके रिस्क इन्वॉल्व होते हैं। आपने उसको देखते हुए अपनी चीजों को मैनिपुलेट करना है और डिसीजन मेकिंग करनी है। द लीगल सिस्टम इन एवरी कंट्री इज डिफरेंट। हर कंट्री का लीगल सिस्टम डिफरेंट होता है। द यूएस एंड इंग्लैंड adhere to common law, a system based on tradition and depends more or precedent and custom than on written status.
उसमें आपके इनके मोस्टली जिस तरह बताया कि जी यूएस का और क्या जो है अमेरिका का, इनका आपस में काफ़ी एक जैसा है, इनकी कॉमन लॉज है और इधर इनको ट्रेड करना कदर आसान है. सम कंपनी यूज ए कोड लॉ सिस्टम विच इज ए comprehensive set of written status. Other countries use a combination of the common law and code of law system ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेसमैन को या फॉरेन इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट किया जाए. ठीक है जी. फिर है जी हमारा सोशो कल्चरल इन्वायरमेंट. अब इसमें क्या है जी, इसमें क्रॉस कल्चरल चेंजेस होती हैं, वैल्यूज होती हैं और लैंग्वेजेस होती हैं. पहले हमने जो पढ़ा है पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट, उसमें ट्रेड बैरियर हमने डिस्कस कर लिए, पॉलिटिकल रिस्क डिस्कस कर लिया और लीगल सिस्टम डिस्कस कर लिया, जिस तरह मैंने काफी ब्रीफिंग में दिया आपको. अब आपका सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट में क्या चैलेंजेस होते हैं. ईच कंट्री हैज इट्स यूनिक कल्चरल सिस्टम एंड सब सिस्टम, वैल्यूज, लैंग्वेजेस एंड कस्टम्स एंड ट्रेड्स हर कंट्री के मुख्तलिफ होती हैं. आपने उसको मद्देनजर रखना होता है. अगर आप उसको मद्देनजर नहीं रखेंगे तो आपका उनके साथ क्लैश आएगा, जिसकी वजह से अगर फर्स्ट करें इस्लामिक कंट्री है, ठीक है, उधर इस्लामिक नॉर्म्स को अगर आप नहीं फॉलो करेंगे तो आप कामयाब नहीं है. इसी तरह कोई लिबरल कंट्री है, ठीक है, अगर लिबरल कंट्री में आप इस्लामिक चीज़ों को या उनको इम्पोज करने की कोशिश करेंगे तो वो क्लैश आएगा. तो आपने सिचुएशन टू सिचुएशन चीज़ों को देखते हुए पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना होता है. अच्छा जी. मैनेजर मस्ट बी अवेयर ऑफ द कल्चरल डिफरेंसेस दैट एग्जिस्ट अमंग्स वेरियस कंट्रीज. को पता होना चाहिए कि किस कंट्री में कौन से उसको कल्चरल चीज़ें आ सकती हैं. उसके बाद है जी ऑफर्ड फॉर बेसिक्स वैल्यू. एक है, एक जो इसका मैनेजमेंट का स्पेशलिस्ट है, उसका नाम है हॉफस्टेडी. उसने एक बताए हैं, उसमें पावर डिस्टेंस है, उसको आपने लुक आफ्टर करना है. इंडिविजुअलिज्म है, इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कोलेक्टिविज्म, इसको आपने देखना है. उसके बाद आपका मस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी, मर्दाना और जनाना ये भी होते हैं सेक्ट, उसको देखना पड़ेगा. और अनसर्टेनिटी, अवॉइडेंस, उसको भी आपने अवॉइड करना है. फिर है जी आपका है जी ग्लोबल मार्केटिंग. अच्छा, अब ग्लोबल मार्केटिंग में क्या है, मस्ट यूज मार्केटिंग मिक्स इन ऑल कंट्रीज रीजन्स वेयर ए फर्म इज प्रेजेंट. मार्केटिंग मिक्स नॉर्मली सारे लोगों ने एमबीए में पढ़ा हुआ होगा, इंशाल्लाह किसी जगह मौका आया और इसका जिक्र है तो उसको मैं एलेबरेट भी कर दूंगा. इसमें पहला है जी ग्लोबल मार्केटिंग. अब ग्लोबल मार्केटिंग में क्या है, ग्लोबल मार्केटिंग इज द मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज अब्रॉड. यानी कि जो अपने मुल्क से बाहर जाके आप जो चीजें बेचते हैं उसके लिए जो मार्केटिंग करते हैं वो ग्लोबल मार्केटिंग होती है. फिर ग्लोबलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन क्या है, ग्लोबलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन रेफर्स टू द प्लेसिंग ऑफ पार्ट्स ऑफ ए फर्म्स प्रोडक्शन अक्रॉस इन डिफरेंट लोकेशन अराउंड द वर्ल्ड. आप जो प्रोडक्शन बनाते हैं, प्रोडक्शन यानी कि मैन्युफैक्चरिंग करते हैं किसी भी कंट्री के अंदर, एक से ज्यादा कंट्री के अंदर, तो हम उसको ग्लोबलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं. ग्लोबल स्टॉफिंग क्या है, यूज ऑफ लोकल लेबर कैन प्रॉफिट बिजनेस एज दे अंडरस्टैंड लोकल रूल्स रेगुलेशन बेटर देन इंडिविजुअल इन अदर कंट्रीज. उसमें आपने कोशिश करना होता है कि लोकल स्टाफ हायर करें जिसमें आपको प्रॉब्लम ना आए, वो लोकल नॉर्म्स को समझता होगा, उसका एक तो लैंग्वेज बैरियर नहीं होगा और आसानी से वो वहां की कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी अच्छे तरीके से जानता होगा, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा एक फैसिलिटेटर का काम करेगा. फिर है जी कॉस्मोपोलिटन, द ग्लोबल मैनेजर. अब ग्लोबल मैनेजर, कॉस्मोपोलिटन का वर्ड ये होता है कि एक से ज्यादा कंट्रीज के कल्चर्स, जिस तरह दुबई को हम कहते हैं, दुबई इज ए कॉस्मोपोलिटन कंट्री, ठीक है. इसी तरह अमेरिका को भी हम लंदन को कह सकते हैं, लंदन इज ए कॉस्मोपोलिटन सिटी, ठीक है. उधर हर कल्चर, हर नॉर्म्स का बंदा बैठा हुआ है. अब कॉस्मोपोलिटन मैनेजर क्या होता है, मैनेजर ऑपरेटिंग इन द ग्लोबल एरिना मस्ट बी कॉस्मोपोलिटन मैनेजर. ए कॉस्मोपोलिटन मैनेजर इज नॉट कंस्ट्रेन्ड बाय लोकल और नेशनल प्रोसीजर्स. ही शी हैज टू डू ऑफ द वर्ल्ड. ऑफ द वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट पता है कि उसको पता हो कि पूरी दुनिया, उसका नॉलेज इतना ज्यादा हो कि ऑफ द वर्ल्ड उसको पता हो कि हर कंट्री में अगर मैंने ऑपरेशन करना है या बिजनेस करना है तो मुझे किस किस चीजों को मद्देनजर रखना पड़ेगा. उसके बाद है जी वुड योर कंपनी चूज यू टू बी एन इंटरनेशनल मैनेजर, वाई नॉट. अब कंपनी ने अगर आप ऑलरेडी किसी कंट्री में काम कर रहे हैं और उसने डिसीजन लेना है कि उसने आपको लोकल इम्प्लांट करना है कहीं,
तो उसने कई चीजें देखनी है, वाई एंड वाई नॉट, कि क्या क्यों वो आपको इंटरनेशनल आपकी डिप्लॉयमेंट करे किसी कंट्री में, या अगर नहीं कर रही तो किस वजह से नहीं कर रही। तो वो सारी रीजनिंग उसने अपने हिसाब से देखनी होती है। अब है जी प्रोसेस ऑफ इंटरनेशनल मैनेजमेंट। इसमें सबसे पहले हमें प्रोसेसेस में क्या आएगा, प्लानिंग इश्यूज आएंगे, प्रोसेस ऑफ सेटिंग गोल्स एंड कोर्सेज ऑफ एक्शन। अब उसमें क्या होगा, प्लानिंग इज द इंटरनेशनल arena involves setting goals and identifying the course of action of achieving those goals while accounting for unique international technological, political, legal, सोशो-कल्चरल एंड इकोनॉमिक इश्यूज। ये सारी चीजें हमने देखनी है और पीछे हमने इसको तफसील से पढ़ भी लिया है। इसको मद्देनजर रखते हुए हमने प्लानिंग करनी है। दूसरा कौन सा हमें इशू आएगा, ऑर्गेनाइजिंग इशू। ऑर्गेनाइजिंग इशू में क्या, हाउ द बिजनेस विल बी ऑर्गेनाइज्ड टू हैंडल इंटरनेशनल पोर्शन ऑफ द बिजनेस। अब इंटरनेशनल बिजनेस हैव टू ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इन वेज दैट अलाउ देम टू मेंटेन एक्चुअली ओवर देयर फॉरेन ऑपरेशंस। एंड एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्ट्रक्चर इज वेयर one department coordination all international activities and manage foreign sales. An international organization is where a company divided into separate domestic and international divisions. The international divisions are responsible for production and sale abroad. अब इसमें देखें दो तरह के डिवीजन कंपनीज बना देती हैं, जो लोकल इंडस्ट्री को भी देख रही होती है और एक्सपोर्ट भी कर रही होती है। अच्छा, इसमें दो सिनेरियोज होते हैं। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग में आ रहा है तो बात तो वही होता है कि वो लोकल प्रोडक्ट को लॉन्च नहीं करता, वो पहले इंटरनेशनली जाता है। अब कई इसमें एग्जांपल्स हैं जिसमें कुछ कंट्रीज ऐसी थी कि पहले आप इंटरनेशनली गई और उसके बाद उन्होंने लोकल बिजनेस स्टार्ट किया, जिसमें एक मेहरान मसाला है, ठीक है, वो गल्फ में बहुत ज़्यादा मशहूर है। उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान में वो प्रोडक्ट बाद में लॉन्च किया। अब कई कंपनी ऐसी हैं जो कुछ ब्रांड्स बाहर इंटरनेशनली लॉन्च करती हैं लेकिन पाकिस्तान में नहीं होता। आपने अक्सर देखा होगा, आपके बाहर के जो रिलेटिव्स आते हैं वो आपको बताते हैं यार ये तो ब्रांड इस कंपनी का वहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है। अब टोयोटा है, जिस तरह टोयोटा क्रोला है और बाकी हुंडा है, इनकी कई कार्स के ऐसे ब्रांड्स हैं जो पाकिस्तान में लेट लॉन्च होते हैं लेकिन बाहर वो पहले लॉन्च कर चुके होते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर है जी द इंटरनेशनल डिवीजन्स आर रिस्पॉन्सिबल टू फॉर प्रोडक्शन एंड सेल्स अब्रॉड। अ मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज वेयर द कंपनी हैज इट्स ओन सब्सिडरीज डूइंग बिजनेस इन द फॉरेन कंट्री। अब हम इसको समराइज करेंगे। अब हम इन चीज़ों का समराइज करेंगे कि जो काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया। अब हमने इससे क्या सीखा, मैनेजर आर फेस विद ए myriad of challenges due to an array of environmental factor when doing business abroad। ये सारी चीज़ें उसने देखनी है। These manager must effectively plan, organize, lead, control and manage cultural difference to be successful internationally। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए उसने लेके चलना है। और आई थिंक इसमें दो चीज़ें मेरे ख्याल एक स्लाइड मिस हो गई, वो मैं यहीं से आपको पढ़ के सुना देता हूँ। समरी तो मैंने डिस्कस कर लिया। उससे पहले लीडिंग द इंटरनेशनल एंटरप्राइज, इंटरनेशनल मैनेजर मस्ट फाइंड द मोस्ट इफेक्टिव वेज फॉर लीडिंग एम्प्लॉयज अब्रॉड, ठीक है। कंट्रोलिंग इश्यूज, इंटरनेशनल मैनेजर मस्ट हैव सिस्टम इन प्लेस दैट विल एनेबल देम टू मेंटेन, कंट्रोल एंड मॉनिटर द परफॉर्मेंस ऑफ फॉरेन ऑपरेशंस। आपने लीड भी करना है, कंट्रोल भी करना है और इश्यूज को रिजॉल्व भी करना है। तो आज के लिए इतना ही है। आज हमारा एक मुकम्मल टॉपिक हमारा डिस्कस हुआ और ख़त्म भी हो गया। इस टॉपिक का नाम था मैनेजिंग इन ए ग्लोबल इन्वायरमेंट। इंशाल्लाह कल मैनेजमेंट के एक और टॉपिक के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। तब के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और आपकी इसी तरह हौसला अफजाई मुझे ज़रूरत होगी। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन से ज़्यादा लोग बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। आप सबका अल्लाह हामी व नाफिस और अल्लाह पाक आपको आसानियाँ तकसीम करने की और आसानियाँ बांटने की का वसीला बनाए। और हमने ये जो कार खैर शेयर शुरू किया, अल्लाह पाक इसमें बरकत डाले और हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा इससे मुस्तफ़ीद होने की और समझने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।